हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप यू आर एब्सोल्युटली परफेक्ट एंड अपनी स्टडी आप एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। ओके, तो आपको पता ही है कि हमने अगले वीडियो में जीव जगत के वर्गीकरण का आधा पार्ट कंप्लीट कर लिया था और आधा जो बचा था वो अभी करेंगे हम लोग। ओके, तो हम लोगों ने अगली वीडियो में क्या देखा था? मोनेरा जगत हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और फिर प्रोटिस्टा जगत पे हम लोग आ गए थे। प्रोटिस्टा जगत में भी हम लोग ने देखा था, क्या देखा था? टाइप्स, स्वपोषी और परपोषी। परपोषी में दो होते हैं, मृतोपजीवी और परजीवी। ठीक है, मृतोपजीवी और परजीवी। मृतोपजीवी कौन होते हैं? कवक। और परजीवी प्रोटोजोआ। ठीक है, और स्वपोषी भी एक पार्ट होता है उसका। स्वपोषी में 3 देखे थे हम लोगों ने। क्या क्या देखा था? क्रेसोफाइट, डायनोफ्लेजेलेट एंड यूक्लिनोइड। ओके, तो क्रेसोफाइट और डायनोफ्लेजेलेट दोनों हम लोग ने देख लिया था। बात करें हम अभी यूक्लिनोइड की। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको ये सेशन पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, और वीडियो हेल्पफुल हो, अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिएगा। बात करें यूक्लिनोइड की, तो यूक्लिनोइड क्या है? इसमें 2 कसाब होते हैं। क्या होते हैं? कसाबिका होती है। कितने? 2 होते हैं। इसमें एक छोटा होता है और दूसरा क्या होता है? लंबा होता है। यूग्लिना जो होता है ना, यूग्लिनोइड का एक पार्ट है, मतलब इसका एग्जांपल है यूग्लिना। इसका बहुत ही मेन रोल होता है समुद्र में जो कि पाया जाता है। ये यूग्लिनोइड में क्या होता है कि सेल वॉल होता ही नहीं है। ठीक है, इसमें सेल वॉल नहीं होता और प्रोटीन युक्त होता है। ठीक है, और पदार्थ का आवरण होता है किसका? पेलिकल का। इसमें सेल वॉल नहीं होता है और प्रोटीन युक्त होता है, और इसका आवरण किस चीज़ का होता है? पेलिकल का होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? सेल वॉल नहीं होता है। ओके, और इसीलिए क्या होती है? वही लचीले होते हैं। जाहिर सी बात है, इसमें सेल वॉल नहीं हो, लचीले ही होते हैं। ठीक है, लाइक अमीबा, उसमें सेल वॉल होता है? नहीं होता है। तो वो भी क्या होता है? वो अपने आप को जैसे वैसे कर लेता है। ठीक है, बात कर रहे हैं यूग्लिनोइड का एग्जांपल क्या है? यूग्लिना। इसकी बात करें, ये जो होता है ना यूग्लिना, जो सनलाइट और नाइट दोनों में रह सकता है। ठीक है, रह सकता है, लेकिन कैसे रह सकता है ये देखते हैं। सनलाइट में यानी कि सूर्य के प्रकाश में कैसे रहता है? प्रकाश संश्लेषण करता है ये, और ये तो इसीलिए ये सनलाइट और नाइट दोनों में ही रह पाता है। प्रकाश संश्लेषी भी होता है और परजीवी भी है। तो इसीलिए ये क्या होता है? मिश्रित पोषी होता है, दोनों टाइप से भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? पादप और एनिमल्स के बीच की संयोजी कड़ी बोलते हैं। किसे? यूग्लिना को। यूग्लिना किसका पार्ट है? यूग्लिनोइड का पार्ट है। तो हम कह सकते हैं कि यूग्लिनोइड जो है पादप और जीव दोनों के बीच की क्या? संयोजी कड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है यूग्लिना में पाए जाने वाले जो वर्णक होते हैं ना, सेम टू सेम उच्च पादप के जैसे होते हैं। जाहिर सी बात है, अगर उसमें कुछ वर्णक पाए जाएंगे तभी तो वो करेगा ना प्रकाश संश्लेषण। नहीं पाया जाएगा तो कहाँ से करेगा? और लेकिन कैसे पाए जाते हैं? उच्च प्लांट्स के जैसे पाए जाते हैं। ओके, एग्जाम्पल क्या है? यूग्लिना, मैंने पहले ही बता दिया। क्या? यूग्लिना। अभी बात कर रहे हैं हम औपंकवक। ये खत्म हो गया, ये स्वपोषी थे यहाँ तक, लेकिन इसका अपवाद है यूग्लिनोइड। क्या इसमें स्वपोषी भी और परपोषी भी है? ठीक है, स्वपोषी का 3 एग्जाम्पल हम लोग ने देख लिया। क्या क्या था? डायनोफ्लेजेलेट, क्राइसोफाइट और यूग्लिनोइड। अब बात करें हम लोग परपोषी की। परपोषी में भी क्या? मृतोपजीवी। औपंकवक के मृतोपजीवी है। देखिए, औपंकवक जो है ना मृतोपजीवी होता है। हाँ, ये सड़ी हुई टहनियों से तथा पत्तियों से क्या करता है? अपना भोजन प्राप्त करता है। औपंकवक जो होता है ना, जो सड़े गले पदार्थ होते हैं ना, उनसे अपना भोजन प्राप्त करता है। और मृत होते हैं तो होने से जाहिर सी बात है, सड़े रहेंगे वो मृत होंगे ही। अनुकूल परिस्थितियों में फैलते हैं ये। अगर इनके जैसे स्ट्रक्चर मतलब मिलेगा परिस्थिति तो ये फैलेंगे ही बहुत ज़्यादा। इनका जो आवरण होता है कैसा होता है? चिपचिपा होता है और श्लेष्मा का होता है। ओके, और ये एकल कोशिकीय बहुकेंद्रकीय होते हैं। अभी आगे मैं जब कवक के बारे में बताऊंगी तो आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि कौन एकल कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है, एकल केंद्रकीय, बहुकेंद्रकीय। ओके, तो आप अभी याद रखो कि औपंकवक क्या है, एकल कोशिकीय है, और क्या है? बहुकेंद्रकीय है। ठीक है, और चूत्र में नग्न होता है, अर्थात इसमें सेल वॉल होता ही नहीं है। अंडरस्टैंड? अनुकूल परिस्थिति में ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं जो कि कई फीट तक लंबाई का हो सकता है। जो औपंकवक होते क्या बनाते हैं? प्लाज्मोडियम बनाते हैं। कब? अनुकूल परिस्थिति में। ओके, औपंकवक जो होते हैं ना, आभासी कवक होते हैं। ऐसे याद रखो, औपंग मतलब आभासी, औपंकवक क्या है? आभासी कवक होते हैं। ओके, अभी आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लाइक कवक और औपंकवक में क्या अंतर होता है। अभी देखना, कंफ्यूजन क्रिएट होगा बहुत ज़्यादा। सो इसलिए अपना
कंसेप्ट एकदम क्लियर रखो। अपंग कवक और कवक क्या क्या है देखो, मैंने बताया वहाँ पे अपंग कवक क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, एकल कोशिकीय है और बहुकेंद्रकीय है। कोशिका तो एक है लेकिन उसमें केंद्रक क्या है, बहुत ज़्यादा केंद्रक होते हैं। क्या होती है, अपंग कवक होते हैं। और सेल वॉल इसमें नहीं होते हैं, इसलिए बहुत लचीला होते हैं। श्लेष्मा होती है इनमें, ठीक है। श्लेष्मा का क्या होता है, आवरण होता है। डेट्स क्लियर अपंग कवक। अभी बात कर रहे हैं हम कवक की, ठीक है। तो कवक क्या है, कवक मल्टी सेलुलर होते हैं, ओके। और सेल वॉल इसमें होते हैं, देखो सेल वॉल है ना इसमें, और मल्टी सेलुलर है ये। बट एक्सेप्शन, हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ एक्सेप्शन आ ही जाता है। तो इस यूनिसेलुलर होता है और बट सेल वॉल भी होता है। और किसका बना होता है, काइटिन का। ऐसे कवक काइटिन का बना होता है, ओके। कवक और अपंग कवक में समानता, डिवीजन इन 3 सेकेंड्स। फर्स्ट अपंग कवक एंड कवक। अपंग कवक यूनिसेलुलर होता है और इसमें सेल वॉल नहीं होता है। कवक बहुत सेलुलर होता है और इसमें जो होता है सेल वॉल होता है। बट कवक का एक्सेप्शन ईस्ट है, इसमें ये मल्टी यूनिसेलुलर होता है और इसमें सेल वॉल भी होता है। अंडरस्टैंड। अभी बात करें अगला टॉपिक, कवक और अपंग कवक में समानता क्या है। देखो दोनों क्या है ना, मृत्युपजीवी हैं। कवक और अपंग कवक मृत्युपजीवी होते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में ये सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। उस संरचना क्या बोलते हैं, फलन का है। जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति मतलब और अनुकूल परिस्थिति मतलब हमारे लाइक जिस परिस्थिति में हम अच्छे सर्वाइव कर लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, अनुकूल परिस्थिति। और जो परिस्थिति हमारे लिए अच्छे सर्वाइव नहीं कर पाते हम उस परिस्थिति में, तो उसको बोलते हैं क्या, प्रतिकूल परिस्थिति, ठीक है। तो जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है अपंग कवक का, तो वो क्या होता है ना कि सिकुड़ जाते हैं, और सिकुड़ कर क्या बना लेते हैं, फलन लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं ये, ठीक है। बात करें बीजाणु युक्त फलन का है, ठीक है। जो फलन होते हैं ना, ये फलन बना लेते हैं और कैसे, बीजाणु लाइक बना लेते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एयर भरा होता है, और एयर से क्या होता है, ये फैला होता है इनका। जब फटते हैं तो एयर के द्वारा, ओके। इसका एग्जाम्पल है फाइसेसम्स। फाइसेसम्स इज एग्जाम्पल ऑफ कवक। अभी बात करें हम प्रोटोजोआ, ओके। व्हाट इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है, सबसे पहले एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने देखा। किसने देखा प्रोटोजोआ को सबसे पहले, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने देखा। किसको, प्रोटोजोआ को। ये प्राचीन प्राणी समान जीव होते हैं, ये बहुत ही पुराने मतलब प्राचीन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जीव हैं ये, क्योंकि ये परभक्षी व परजीवी ज़्यादातर होते हैं। ये परभक्षी भी होते हैं, परजीवी भी होते हैं, ओके। और प्रोटोजोआ का गमनांक के आधार पर 4 प्रमुख भाग में बांटा गया है। जो प्रोटोजोआ होते हैं ना, इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किसके आधार पे, गमन अंगों के आधार पे। जिस टाइप से इनके गमन है ना, उनके आधार पे इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, अमीबा, कसाबिकिया, अस्माबिकिया और स्पोरोजोआ, ओके। बात करें हम अभी अमीबीय प्रोटोजोआ की। अमीबा मतलब क्या, समझ में तो आ रहा है ना, अमीबा जैसा उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, अमीबा लाइक होगा। देखते हैं, ये जीवधारी स्वच्छ जल में रहते हैं, ठीक है, और समुद्र में भी रहते हैं। जो अमीबीय प्रोटोजोआ है ना, वो कहाँ रहते हैं, स्वच्छ जल में भी रहते हैं और समुद्र में भी रहते हैं, अंडरस्टैंड। और स्वच्छ जल में कौन रहते हैं, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका समुद्र में, स्वच्छ जल में रहते हैं। और समुद्र में कौन, अमीबा प्रोटियस, ये किसमें, समुद्र में रहते हैं। और नम मृदा में भी रहते हैं ये, ओके। यहाँ तक तो बेसिक इन्फॉर्मेशन था, बट यहाँ से इंपॉर्टेंट है क्या, कुटपाद। अमीबीय प्रोटोजोआ में क्या पाए जाते हैं, कुटपाद पाए जाते हैं, सूडोपोडिया पाए जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इनमें गमन होता है, ये गमन कर पाते हैं उसी की वजह से। और शिकार में भी हेल्प करता है कौन, कुटपाद। कुटपाद रहेगा तो ही गमन करेंगे और शिकार करेंगे, अंडरस्टैंड। और होता ही है इनमें। समुद्री प्रकार के अमीबा पर सिलिका के कवच होते हैं। किसमें होता है, किसका कवच होता है, इनमें सिलिका का कवच होता है। ये सब याद रखो आप, छोटे छोटे पॉइंट्स है जो एग्जाम्स में आते ही आते हैं। अगर आप नीट स्टूडेंट्स हैं तो आपको तो पता ही होगा कि ज़रूरी आएगा। सिलिका के कवच होते हैं किसमें, अमीबीय प्रोटोजोआ में। इसमें से कुछ जैसे एंटामीबा परजीवी होते हैं। ये क्या है, परजीवी है, लेकिन रहता है स्वच्छ जल में। और अमीबीय प्रोटोजोआ में क्या रहता है, सिलिका कवच रहता है, ओके। सो अगेन नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कसाबिका प्रोटोजोआ। कसाबिका मतलब इसमें कसाबिका पाया जाएगा।
ऐसे हेडिंग से पता चल रहा है कि इसमें क्या पाया जाएगा, कसाबी का ही पाया जाएगा। अभी हम बात करें कसाबी के प्रोटोजोआ। मैं बार बार कहती हूँ आपको ये बात कि आप पढ़ रहे हो, ये बात तो ठीक है, लेकिन आप हमेशा ये याद रखो कि आप क्या पढ़ रहे हो, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, नहीं कई बार पढ़ते पढ़ते हम लोग पढ़ते तो हैं लेकिन समझ नहीं आता कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग को समझ में तो आ रहा है कि हाँ ये पढ़ रहे हैं हम, बट ये समझ नहीं आता है कि क्या टॉपिक है, क्या चल रहा है, भूल जाते हैं हम लोग। तो आप याद रखो कि ये क्या है, प्रोटोजोआ चल रहा है, और प्रोटोजोआ का पार्ट्स है क्या क्या, 4 पार्ट्स है, हमें चारों पार्ट्स पढ़ना है। अभी हम सेकंड पार्ट्स पे हैं। कौन से पार्ट, कसाबी का प्रोटोजोआ। ओके, तो ये कहाँ रहता है, स्वच्छ जल में रहता है, और ये क्या है, परजीवी है। ओके, और जाहिर सी बात है इसमें कसाबी का पाया जाएगा, इसमें गति ही होगा। परजीवी कसाबी का प्रोटोजोआ बीमारी के कारण होते हैं, ये बीमारी के कारण है, ठीक है। जिसमें निद्रालु रोग डिजीज होता है ना, ये निद्रालु जो स्लीपिंग वाला डिजीज होता है, वो किसकी वजह से होता है, कसाबी का प्रोटोजोआ है। कौन, ट्राइपैनोसोमा मक्खी जो है, ट्राइपैनोसोमा जो टीसीसी मक्खी है ना, इसकी वजह से क्या होता है, में निद्रालु रोग हो जाता है। एग्जाम में पूछता है कि ट्रिपैनोसोमा क्या है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में भी कौन सी प्रोटोजोआ, कसाबी के प्रोटोजोआ। ओके, इसका वैज्ञानिक नाम याद रख सकते हो तो रख लो, वरना जरूरी नहीं है। ओके, और कहाँ, इसके लार में पाया जाता है, जैसे मक्खी के लार में वो डिजीज होती है, ठीक है, प्रोटोजोआ होता है वो। ऐसे पूछ सकता है एग्जाम में कि जो निद्रालु रोग होती है वो किसकी वजह से होती है, प्रोटोजोआ की वजह से होती है। ओके, अब बात करें पश्चिमाभिय प्रोटोजोआ। ये द्विकेंद्रकीय होता है, ये इसका मतलब देखो स्टार, ये द्विकेंद्रकीय होता है। कौन, पश्चिमाभिय प्रोटोजोआ। इसका एग्जाम्पल क्या है, पैरामीशियम। देखो यहाँ पर ये एक केंद्रक एंड ये एक केंद्रक, 2 केंद्रक है, तो इसीलिए जो पश्चिमाभिय प्रोटोजोआ जो होता है ना, ये द्विकेंद्रकीय होता है, और ये जलीय होता है तथा अत्यंत सक्रिय होता है, गति बहुत ही तेज करता है। ये शरीर पर हजारों संख्या में पश्चिमाभ होते हैं। पश्चिमाभ, ये देखो ये क्या है, पश्चिमाभ है, ये बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए इसकी वजह से क्या करता है, ये मूवेबल होता है, और इसकी हेल्प से जो होता है फूड होता है ना, कोई भी भोजन को पकड़ता है, और इसकी हेल्प से यहाँ सरकाते सरकाते, लाइक ऐसे सरकाते सरकाते क्या करता है, यहाँ तक ले जाता है, और यहाँ इसका मुख होता है जिसे गलेट बोलते हैं हम लोग, और यहाँ से ग्रहण कर लेता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। इसमें एक गुहा यानी ग्रसिका होती है, मुख होता है जो कि सेल की सतह पर बाहर की तरफ खुलती है। जो सेल की सतह पे कहाँ खुलती है, बाहर की तरफ है ना ये, हाँ। और पश्चिमाभों की लयबद्ध गति, कैसी गति, लयबद्ध गति से, यानी कि हिलते हिलते गति करते हैं ये पश्चिमाभ जो होते हैं, के कारण जल से परितः भोजन गलेट तक ले जाते हैं। इनके हेल्प से क्या करते हैं, ये भोजन को पूरा गलेट तक ले जाते हैं। एग्जाम्पल पैरामीशियम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, स्पोरोजोआ क्या है। इसमें गमनांग नहीं होते हैं। किसमें गमनांग नहीं होते हैं, स्पोरोजोआ में। अभी हम लोगों ने तीनों देखा तो उसमें गमनांग थे, किसी में कसाबी का, किसी में पश्चिमाभ और किसी में कुटपद। ओके, लेकिन स्पोरोजोआ में क्या गमनांग होते ही नहीं है। इनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु अवस्था आती है। क्या आती है, बीजाणु अवस्था आती है। सबसे कुख्यात प्लाज्मोडियम मलेरिया है। आपको तो पता है मलेरिया किससे होती है, प्लाज्मोडियम होती है, प्लाज्मोडियम से। और प्लाज्मोडियम क्या है, स्पोरोजोआ, और स्पोरोजोआ में भी क्या है, प्रोटोजोआ। ओके, सो दैट्स क्लियर। इंपॉर्टेंट है टॉपिक प्लाज्मोडियम। ऐसे देखने में लगता है बहुत आसान याद है, बट एग्जाम में आता है ना तो वही नहीं याद आता हम लोगों को। तो हम लोगों ने क्या खत्म कर लिया, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ खत्म। अब क्या आएगा, किंगडम फंगी। अब फंगी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो अगेन मैं कहूँगी कि अगर वीडियो पसंद है तो सिर्फ लाइक कर दो एंड शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब। ओके, ये फंगी बहुकोशिकीय होता है मैंने बताया, लेकिन इसका अपवाद क्या है, इस्ट। ये क्या होता है, एकल कोशिकीय होता है ना, और यूकैरियोटिक है। ओके, परपोषी और मृत्युपरजीवी और परजीवी दोनों होते हैं। और पंख कवक क्या मृत्युपरजीवी हो, और कवक क्या है, परजीवी होता है। और जैसे बैक्टीरिया होते हैं ना सार्वभौमिक यूनिवर्सल, वैसे ही ये भी कवक भी यूनिवर्सल होते हैं। ओके, और ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं ये, नमी, गले, सड़े स्थानों पे। जैसे बरसात का जब मौसम आता है ना तो ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि उस टाइम पे सारे जो लैंड है ना वो सब
थोड़े थोड़े गीले टाइप के होते हैं, तो इसीलिए बरसात के मौसम में ये फंगी जो होते हैं ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, हाँ। और ये फंगी जो होते हैं ना किसके किसके साथ संबंध दिखाते हैं वो देखो आप, लाइकेन और माइक्रोराइजा। लाइकेन क्या है, जो कवक है ना, ये जब शैवाल के साथ आते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, लाइकेन कहलाते हैं। और जो कवक हैं ये उच्च प्लांट्स के साथ आते हैं तो माइक्रोराइजा कहलाते हैं। एग्जाम में पूछता है कि शैवाल जो है किसका किसका सहजीवी संबंध दिखाता है। शैवाल और कवक से मिलके लाइकेन, और कवक और उच्च पादप से मिलके माइक्रोराइजा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा। कौन, माइक्रोराइजा और लाइकेन भी, बोथ आर मोस्ट। अभी हम बात कर रहे हैं सेल वॉल किंगडम। जो फंगी है उसमें सेल वॉल कैसा होता है। सेल वॉल जो होता है कैटिन का होता है, कैटिन, ठीक है। और उस और भी क्या क्या होता है, सेलुलोज का भी होता है। ठीक है, सेल वॉल जो होता है कैटिन के साथ साथ सेलुलोज का भी होता है। ओके, ईस्ट, ईस्ट से क्या क्या बनता है, ब्रेड बनता है और बोयर भी बनता है। अंडरस्टैंड, ब्रेड और बोयर। कुछ फंजाई जैसे कि पेनिसिलियम, पेनिसिलियम क्या है, फंजाई है यानी कि कवक है। और उससे क्या होता है ना, उससे क्या बनाया जाता है, हमें एंटीबायोटिक बनाई जाती है। ठीक है, जो कि रोगों से लड़ने की क्षमता होती है इसमें। एंटीबायोटिक वही होता है जो रोगों से लड़ सके। ओके, तो अभी बात कर रहे हैं हम उदाहरण किसका, गेहूँ का। और गेहूँ में भी क्या, एक पक्सीनिया डिजीज होता है जो कि कीट रोग के कारण हो जाता है। क्यों, किस, और पक्सीनिया किस में होता है, ये गेहूँ में होता है। बस इतना ही पूछ लेता है कि पक्सीनिया डिजीज किस में होता है, ये गेहूँ में होता है। ओके, बात करें अन्य कवक की तो पौधों और जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं ये। ठीक है, कवक जो होते हैं कैसे होते हैं, तंतु लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। लेकिन अपवाद ईस्ट, कितने बार बता दिया, मतलब ईस्ट क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ही होते हैं। ठीक है, एंड ये तंतु यानी हाइफा, ये जो हाइफा होते हैं ना, ये देखो ये कवक है। ओके, और कवक कई सारे, मतलब कवक बहुत सारे जब मिलते हैं तो हाइफा बनाते हैं। देखो जैसे एक कवक, दो ऐसे कवक मिल करके क्या बनाते हैं, ये हाइफा बना लेते हैं। ठीक है, और ऐसे ही ये जो एक ये पतली नुमा संरचना जो है ये हाइफा कहलाती है। और ऐसे ही कई सारी हाइफा, जैसे ये सब जो हाइफा है ना, ये सब आपस में मिलके क्या बनाती है, ये सब जितने भी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे तो इन्हें क्या बोलते हैं, कवक जाल, मतलब माइसेलियम बोलते हैं। ठीक है, कई सारे जो होते हैं, यहाँ लिखा है, एक लंबी पतली धागे की तरह संरचना जो होती है ना, होती है, जिसे कवक कहते हैं, कवक तंतु कहते हैं यानी हाइफा कहते हैं। कवक संरचना जो होती है पतली सी, उसे बोलते हैं हाइफा यानी तंतु, कवक तंतु। लेकिन यही बहुत सारे जब मिल जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, माइसेलियम यानी कि कवक जाल। जाल लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं तो इसको कवक जाल बोल देते हैं। कवक तंतु के जाल को कवक जाल कहते हैं यानी माइसेलियम कहते हैं। ओके, अभी देखो आपकी इसमें जो होता है ना, डिवीज़न कैसे होता है कवक में। देखो पहले तो ये हाइफा है, क्योंकि पतले जो संरचना होती है कई सारे कवक मिलकर क्या बनाते हैं, हाइफा। अंडरस्टैंड, दिस इज क्या, हाइफा। और इसमें भी ये दो प्रकार के में विभाजन करते हैं। पहला केंद्रक विभाजन होगा, दूसरा कोशिका विभाजन। अभी देखो ये एक है ऐसे और ये भी पूरा एक ऐसे है, लेकिन इसमें केंद्रक विभाजन हुआ है, सिर्फ क्या हुआ है, केंद्रक, हियर इज ओनली केंद्रक विभाजन। अंडरस्टैंड। और देखो यहाँ पर क्या है, ये एक है, ये कवक है, और ये जो है ना ये क्या कर दिया, केंद्रक का विभाजन किया, साथ में साथ सेल डिवीजन भी कर रहा है। यहाँ पे देखो सेल डिवीजन करके अलग अलग बना लिया स्ट्रक्चर। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य विभाजन, और इसको केंद्रक विभाजन। ठीक है, एंड ये जो केंद्रक विभाजन होता है ये क्या होता है, असेप्टेड होता है, यानी कि ये अलग नहीं हुआ है ना, ये एक ही में पूरा केंद्रक इसका, तो इसको बोलते हैं असेप्टेड यानी कि पट्टहीन कवक तंतु। और जो अलग हो जाता है उसको बोलते हैं सेप्टेड हाइफा, यानी कि अलग हो गया है ये। देखो ये ऐसे है और फिर कुछ देर बाद ये ऐसे ऐसे, ये यहाँ पे अलग हो गया है, तो क्या हो है, ये अलग हुआ है तो इसलिए इसे सेप्टेड बोलते हैं। बट ये अलग नहीं हुआ है, ये इसका केंद्रक इसी में है। ठीक है, सिर्फ केंद्रक डिवीजन हुआ है ना कि सेल डिवीजन, तो इसको बोलते हैं असेप्टेड। देन जो कवक तंतु होते हैं ना, ये क्या है, असेप्टेड होते हैं, बता दिया, और कुछ सेप्टेड भी होते हैं। अभी बात करते हैं कवक के टाइप्स। कवक इज अ किंगडम, ये बहुत ही बड़ा है सच में।
तो ठीक है, तो इसके भी टाइप्स है कवक के, 1 2 3 4, यहाँ 4 टाइप्स है कवक के। कौन कौन से? फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस। इसका कुछ याद रखो या ना रखो, बट एग्जाम्पल जरूर याद करना। ओके, अभी बात कर रहे हैं हम फाइकोमाइसिटिस की बात करेंगे, फिर एस्को, फिर बेसियो, फिर ड्यूटेरोमाइसिटिस। जो फाइकोमाइसिटिस होता है ना, इसको भी 2 पार्ट, ओवोमाइसिटिस और जाइगोमाइसिटिस। ठीक है, ये बात करते हैं रिप्रोडक्शन कैसे होता है फंगी में। जनन का ही प्रकार होता है ना कि ऐसे ऐसे होगा, तो जाहिर सी बात है जनन 2 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? सेक्सुअल एंड असेक्सुअल, लैंगिक एंड अलैंगिक। बात करें हम असेक्सुअल और बाद में देखेंगे सेक्सुअल। पहले असेक्सुअल। असेक्सुअल बोले तो कैसे कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन, बर्ड से होता है, और बाइनरी फ्यूजन से होगा, और स्पोर फ्रेगमेंटेशन से होगा। ओके, पहले हम देखेंगे फ्रेगमेंटेशन से। ओके, तो ये बहुत ही मतलब आसान है ये जो है, बट लैंगिक वाला जो जनरल है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो पहले हम देखेंगे असेक्सुअल में भी फ्रेगमेंटेशन से। ओके, बात करें अभी फ्रेगमेंटेशन यानी खंडन, इसको बोलते हैं हिंदी में खंडन। और मैक्सिमम जो होता है ना जनन, किसके वजह से होता है? खंडन से ही होता है, और बहुत ही सिंपल होता है ये। मैंने बताया आपको कि ऐसे जो पतला संरचना रहेगा उसको क्या बोलेंगे? हाइफा। और कैसे हाइफा मिला के क्या बन जाता है? क्या बनता है? माइसेलियम। तो जो माइसेलियम है, इसका एक पार्ट मतलब एक टूट के अलग हो जाता है, फ्रेगमेंट, जिसे हम हाइफा बोलते हैं ना, या फिर एक फ्रेगमेंट टूट के अलग हो जाता है। तो वो जो फ्रेगमेंट होता है ना, फिर से ग्रोथ करना शुरू करता है, ऐसे ऐसे ग्रोथ करना शुरू करेगा, फिर आपस में मिलकर बहुत सारा बना लेगा। तो इसको क्या बोलेंगे? खंडन से, यानी कि टूट के इसका एक पार्ट अलग हो जाता है और विभाजन करने लगता है, तो क्या बन जाता है? एक अलग जीव का फॉर्मेशन कर लेता है। अभी बात करें सेकंड, मुकुलन, यानी कि बर्डिंग से। बर्ड क्या होता है? देखो, ये मान लो ये कवक है। ओके, और कवक में ना बर्ड मतलब इसका जो उभार होता है ना बाहर से थोड़ा थोड़ा निकलने लगता है ऐसे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बर्ड लाइक स्ट्रक्चर। और जब बर्ड लाइक स्ट्रक्चर जब बन जाता है ये, तो यहाँ से फिर से ही सिकुड़ने लगता है नीचे से, और आके ऐसे ऐसे करता रहता है, और फिर यहाँ पे क्या होता है? ये अलग हो जाता है, एक अलग हो जाता है। तो ये क्या होता है? अलग होकर एक नया जीव बना लेता है, यानी कि कवक बना लेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? मुकुलन, यानी कि बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, बर्ड से विभाजन करता है ये। और ये किस में होता है? ईस्ट में होता है। एग्जाम में पूछेगा कि फंगी में सबसे ज़्यादा रिप्रोडक्शन किससे होता है? असेक्सुअल में तो फ्रेगमेंटेशन यानी खंडन से, और मुकुलन किस में होता है? ईस्ट में। ईस्ट में किससे होता है डिवीज़न? बर्डिंग से, मुकुलन से। ओके, सो नेक्स्ट हमारा है द्विविखंडन। बात करें हम द्विविखंडन से, इसमें क्या होता है? पहले सिंपल सा वही प्रोसेस जो सेल्स में होता है, पहले केंद्र का विभाजन करेगा, टूटेगा, इधर उधर हो जाएगा ये। आफ्टर डैट ये जो सेल है नीचे इधर आके मुड़ेगा, ये इधर आके मुड़ेगा, और अभी ये क्या करेगा? ये अलग एक न्यू सेल्स का फॉर्मेशन कर लेगा। अभी ये क्या बन गया है कि न्यू सेल बन जाएगा, और मतलब एक न्यू कवक बना लेगा। और ये क्या बोलते हैं इसको? बाइनरी फ्यूजन, द्विविखंडन। ओके, मतलब एक सेल से दो बन जाना, इसको बोलेंगे द्विविखंडन। और ये भी किस में होता है? ईस्ट में भी कौन सा ईस्ट में होता है? साइजो, ये भी कौन से ईस्ट में होता है? ईस्ट में भी होता है ये भी, बट कौन से ईस्ट में? साइजो सैक्रोमाइसिस। ओके, साइजो सैक्रोमाइसिस में होता है। कौन सा विखंडन? द्विविखंडन। और यहाँ पर ये वाला विखंडन मुकुलन जो होता है ईस्ट में भी होता है, और वो कौन सा में होता है? साइक्रोमाइसिस में होता है सिर्फ। साइक्रोमाइसिस में कौन सा होता है? बर्ड लाइक स्ट्रक्चर। सॉरी, यहाँ पे साइक्रोमाइसिस में क्या होता है? बर्ड लाइक होता है। और यहाँ पे जो होता है ना साइजो सैक्रोमाइसिस में कौन सा होता है? द्विविखंडन से होता है। अंडरस्टैंड? अभी बात करें हम बीजाणु जनन। ठीक है, यानी कि बाइनरी फ्यूजन, सॉरी स्पोर फॉर्मेशन। बीजाणु जनन मतलब स्पोर फॉर्मेशन। जब बीजाणु जनन होता है तो 2 प्रकार से होता है। कैसे? स्पोरोगोनिया, जब बीजाणु जनन होता है तो 2 पार्ट्स में होता है, 2 तरीके से होता है, स्पोरंजियोस्पोर और सेकेंड कोनिडियोस्पोर। ओके,
तो स्पोर एंजियोस्पोर मतलब क्या होता है, स्पोर बनता है। स्पोर मतलब ये संरचना ऐसे पूरा उभार रहा है कि स्ट्रक्चर बना लेता है पूरा गोल बड़ा सा, और सिर्फ इसमें केंद्र विभाजन होता है, सेल डिवीजन नहीं होता है। सिर्फ इसमें केंद्र विभाजन करता रहता है ऐसे ऐसे, और ये क्या बन जाता है, स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसी को बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर। ओके, अब बात करें कोनिडियोस्पोर की, तो ये भी एक कवक है, बट इसमें क्या होता है ना कि बर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकलता रहता है। ऐसे निकलेगा या फिर खुचुक से अलग हो जाएगा, फिर ऐसे निकलेगा, फिर ये अलग हो जाएगा, मतलब ऐसे ऐसे क्या बनता है, ये कोनिडिया क्या होता है, बनता रहता है। तो इसको बोलते हैं कोनिडियोस्पोर और इसको स्पोरेंजियोस्पोर। अंडरस्टैंड। इसको डंठल बोलते हैं नीचे, और ये भी क्या इसका डंठल ही है। हाँ देखो, इसमें सिर्फ क्या हो रहा है, केंद्र विभाजन हो रहा है, मतलब अंदर ही अंदर रह रहा है ना, बाहर तो जा नहीं रहा है। बट इसमें क्या है, कोनिडिया में ये बाहर निकल रहा है, मतलब बाहर निकल रहा है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कोनिडिया क्या होता है, बनता रहता है। तो इसको बोलते हैं कोनिडियोस्पोर और इसको स्पोरेंजियोस्पोर। अंडरस्टैंड। इसको डंठल बोलते हैं नीचे, और ये भी क्या इसका डंठल ही है। हाँ देखो, इसमें सिर्फ क्या हो रहा है, केंद्र विभाजन हो रहा है, मतलब अंदर ही अंदर रह रहा है ना, बाहर तो जा नहीं रहा है। बट इसमें क्या है, कोनिडिया में ये बाहर निकल रहा है, मतलब बाहर निकल रहा है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वही जन एक्सोजीनस। ओके, और ये क्या है, अंतर्निहित एंडोजीनस। ये क्या है, एंडोजीनस, और ये क्या है, एक्सोजीनस। ओके, सो हम बात करते हैं नीचे, स्पोरेंजियोस्पोर कैसे जनन होता है। अभी मैंने यहाँ तक बता दिया कि स्पोरेंजियोस्पोर में जो होता है वो कैसे होता है, स्पोर से होता है, यानी कि बीजाणु से होता है। बट इसमें भी है टाइप, क्या, चल बीजाणु। अगर रहेगा चल बीजाणु तो उसमें ओवोमाइसीटीज, और अचल रहेगा तो जाइगोमाइसीटीज। अंडरस्टैंड। सो एक बार फिर से हम लोग आ गए हैं कहाँ पर, कवक के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, मतलब उसका जो 4 टॉपिक थे, फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडोमाइसीटीज और डेस्कोमाइसीटीज। तो इन सबको देखेंगे, जो कि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, तो बात करते हैं हम फाइकोमाइसीटीज की, ठीक है। इसका कुछ याद रखो ना, बट ये एग्जाम्पल जरूर याद रखो आप। लेकिन हम देखते हैं क्या है इसमें, ये जलीय आवासों में रहता है, कौन, फाइकोमाइसीटीज। और सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं, शैवाल कवक, एल्गी कवक बोलते हैं इसको। फाइकोमाइसीटीज को क्या बोलते हैं, एल्गी कवक। ये जलीय आवासों में रहता है, गली सड़ी जो लकड़ियाँ होती हैं वहाँ पे मिलता है ज़्यादातर। और ये अविकल्पी परजीवी होता है। क्या होता है, अविकल्पी परजीवी, और असेप्टेड होता है। मतलब ये जब विभाजन करता है, मतलब अपना जब ग्रोथ करता है, तो सिर्फ और सिर्फ किस में करता है, सिर्फ कोशिका विभाजन नहीं करता है, केंद्र विभाजन करता है। इसलिए क्या, असेप्टेड है, यानी कि अपटिकीय है, मतलब ये बहुकेंद्रकीय होता है। ओके, इन युग्मकों का आकार की समान युग्मक भी होते हैं और विषम युग्मक भी होते हैं ये, ठीक है। इसका एग्जांपल राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड म्यूकर। राइजोपस जो ब्रेड होता है ना, ब्रेड का कवक होता है कौन, राइजोपस। सरसों पर परजीवी कौन होता है, एल्ब्यूगो। जो ब्रेड का कवक कौन होता है, राइजोपस, मतलब ब्रेड का कवक। ब्रेड पे जो ऐसे आप ब्रेड रख दो और फिर देखना उसमें बरसात के दिनों में ज़्यादातर 3-4-5 दिनों में उसमें जो होते हैं ना फंगे आ जाते हैं, तो वो राइजोपस होते हैं, ठीक है। और एल्ब्यूगो है एंड फिर म्यूकर है। इसका कैसे याद रखेंगे, फाइकोमाइसीटीज को याद रखने का ट्रिक, राम, RAM, R से राइजोपस, A से एल्ब्यूगो एंड M से म्यूकर। ओके, एंड सेकेंड क्या है, एस्कोमाइसीटीज। इसको क्या बोलते हैं, सैक फंगी। क्या बोलते हैं, सैक फंगी, यानी कि थैलो कवक, थैली कवक। एकमात्र एस्कोमाइसीटीज है जो कि एकल कोशिकीय इस्ट, यानी कि सैक्रोमाइसीटीज के अलावा ये बहुकोशिकीय, जैसे पेनिसिलियम भी होता है। जो एस्कोमाइसीटीज है ना, इसमें एकल कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों ही आते हैं कवक, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्या, समलरागी। समलरागी मतलब पशुविष्टा, जो अपने ही पॉटी को क्या होते हैं, खा जाते हैं। लाइक खरगोश जो होते हैं ना, ये अपनी पॉटी को खा जाते हैं, तो ऐसे ही ये भी होते हैं, जो अपना वेस्ट मटेरियल होता है ना, समलरागी को खा जाते हैं। जो समलरागी होते हैं वो अपना वेस्ट मटेरियल क्या होते हैं, खा जाते हैं।
ये कवक श्वेत तथा पट्टीय होते हैं। ये सफ़ेद सफ़ेद लाइक होते हैं और पट्टीय होते हैं। ठीक है, पट्टीय मतलब ये एकल कोशिकीय भी हो सकते हैं, बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, दोनों होते हैं। ठीक है, जो इनके जो कोनिडिया होते हैं ना, कोनिडिया लाइक स्ट्रक्चर होता है इनमें, और ये अंकुर होकर क्या बनाते हैं, कवक जाल बना लेते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल याद रखो आप। क्या है इसके एग्जाम्पल? उदाहरण क्या है इसका? एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे पूछता है कि क्या बनता है इससे, तो सिट्रिक एसिड बनता है। ये याद रखो या ना रखो, लेकिन ये जरूर याद रखो आप। इससे क्या बनता है? सिट्रिक एसिड एंड ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, दो बनता है एस्परजिलस नाइगर से। किससे एग्जाम्पल? ये एस्कोमैसिडिस के एग्जाम्पल है। ठीक है, अभी बात हाँ, और इसका एग्जाम्पल कौन सा है? क्लेविसेप भी है तथा न्यूरोस्पोरा भी है। और न्यूरोस्पोरा के बारे में कुछ रोमांचक बातें क्या है? पादप जगत का ड्रोसोफिला कौन है? न्यूरोस्पोरा। पूछेगा कि पादप जगत का ड्रोसोफिला तो कौन? न्यूरोस्पोरा। और पिंक ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं इसको, पिंक ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं किसको? न्यूरोस्पोरा को। अंडरस्टैंड? इसके एग्जाम्पल और भी हैं। हाँ, ये तो मतलब पूछे मत कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। BBI वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस वर्ग से जो आने वाले जो सदस्य हैं लाइक मोरिल तथा ट्रफल, ये खाने में काम आते हैं। ठीक है, और इन्हें सुरबहु भोजन भी कहा जाता है। किसे? मोरिल और ट्रफल को। ये शायद इस बार आया था नीट एग्जाम में। मोरिल और ट्रफल जो होता है ना, ये कैसा होता है? सुरबहु भोजन होता है। और कहाँ कैसा काम आता है? खाने में काम आता है ये। ठीक है, इस पेनिसिलियम, एस्परजिलस और क्लेबिसेप, न्यूरोस्पोरा, मोरिल तथा ट्रफल, ये तो दोनों याद हो गया आपको, यहाँ मैंने याद करा दिया। बाकी आप याद करो ये ईस्ट पेनिसिलियम, एस्परजिलस और क्लेबिसेप एंड न्यूरोस्पोरा। ये भी एग्जाम्पल है किसके? एस्कोमैसिडिस के। इसके वो ट्रिक नहीं है, बट आप ऐसे याद रख लो इसको। ओके, अभी बात कर रहे हैं किसका? बेसिडोमैस्टिस। ओके, तो बेसिडोमैस्टिस में क्या है देखते हैं। ये क्या? ब्रेक्ट फंगी है लाइक पफ बॉल और मशरूम। क्या है ये? ब्रैकेट फंगी है, पफ बॉल है ये जो होता है ना, वृक्ष के डंठों पर पाए जाते हैं, पादपों के अंदर। ठीक है, लाइक किट, स्मट। जाहिर सी बात है कि बेसिडोमैस्टिस जो होता है ये क्या है? कवक है। और कवक क्या होते हैं? परजीवी होते हैं, तो ये भी क्या होंगे? परजीवी ही होंगे। ठीक है, तो अब बात करें कवक जाल। इसमें कवक जाल कैसा होता है? शाखित भी होता है, पट्टीय भी होता है, मतलब सेप्टेड भी होता है और सेप्टेड भी होता है। ओके, और इनमें जनन कैसा होता है? लैंगिक और अलैंगिक दोनों ही होता है। और खंडन विधि से होता है। अलैंगिक जनन जब होता है तो किस विधि से? खंडन विधि से होगा। और लैंगिक अंग किससे होगा? प्लाज्मोगैमी। ठीक है, प्लाज्मोगैमी से होता है। अभी सिर्फ इसका एग्जांपल याद रखो, और बस दो चीज़ याद रखो बेसिडोमैस्टिस में, बस ये कि मशरूम है, नहीं ब्रेक्ट फंगी है और पफ बॉल है। और सेकंड इसका एग्जांपल क्या? PEA बेसिडोमैस्टिस का याद रखना है PEA से, यानी कि P से पक्सिनिया, E से एगेरिकस और A से ऑस्थेलिगो। ओके, मैंने बताया आपको पीछे कि पक्सिनिया क्या है? गेहूं में रोग होता है ये। और किट की वजह से रोग होता है कौन सा? पक्सिनिया। और किस में होता है? गेहूं में होता है। एगेरिकस मशरूम है, और ऑस्थेलिगो क्या है? ये एक मक्के में रोग होता है ऑस्थेलिगो से। ओके, तो नाउ हम लोग एकदम लास्ट टॉपिक पे हैं, किसके? कवक के। ठीक है, अभी कवक का दैंड होने वाला है थोड़ी देर में, तो देखते हैं। डिटरमेसिटिस ये क्या है? ये फंगी है और इम्परफेक्ट फंगी है। ठीक है, इम्परफेक्ट फंगी है ये। इसमें प्राय अपूर्ण कवक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अपूर्ण कवक बोलते हैं किसको? डिटरमेसिटिस को। ओके, बस यही टॉपिक याद रखो आप कि इसको क्या बोलते हैं? अपूर्ण कवक बोलते हैं। और इसमें कुछ ज़्यादा उतना खास नहीं है, बस इसके एग्जाम्पल क्या? इसके एग्जाम्पल जैसे डिटरमेसिटिस है तो आप कैट से याद रखो, DC, यानी कि CD आता है, बट डिटरमेसिटिस यानी कि कैट C से क्या होता है? कोलियोट्राइकम, C से कोलियोट्राइकम, और A से अल्टरनेरियो, T से ट्राइकोडर्मा। अंडरस्टैंड? कोलियोट्राइकम क्या होता है? ये
जो ये होता है ना कोलियोट्राइकम, ये शुगर कैन यानी कि जो गन्ना होता है ना उसमें रेड रेड पड़ जाता है, धब्बे जैसे स्ट्रक्चर बन जाता है, तो वो किसकी वजह से होता है? ट्राइकोडर्मम के ईख होता है ना, ईख यानी गन्ना, तो उसमें क्या पाया जाता है कि रेड रेड स्ट्रक्चर मतलब हो जाता है गांठ में, तो उसको ही क्या बोलते हैं? कोलियोट्राइकम की वजह से वो हो जाता है। ठीक है, बात करें अल्टरनेरिया, पोटैटो, टोमेटो और अर्ली ब्राइट किस में होता है? पोटैटो और टोमेटो में क्या होता है? डिजीज हो जाता है। कौन सा डिजीज? अर्ली डिजीज होता है, अर्ली ब्राइट डिजीज होता है। ठीक है, और ट्राइकोडर्मा ये भी इंपॉर्टेंट ही है, मतलब ये तीनों एग्जाम्पल है इसके जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। तो मैं क्या कह दूँ? तो क्या मैं कह दूँ ये बात कि हम लोग आ गए हैं विषाणु पे यानी कि वायरस पे, और ये मतलब कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या? विषाणु यानी कि वायरस। तो देखते इसके स्टडी को क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी। इसका मतलब हर एक पॉइंट, एक एक अक्षर एकदम अच्छे से देखिएगा आप, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। वायरस की स्टडी को क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी। किसी भी जगत में नहीं रखा गया इसको। क्यों? क्योंकि नहीं जीव है नहीं निर्जीव है। इसको शरीर से बाहर निकाल दो तो निर्जीव हो जाता है, अंदर करो तो सजीव हो जाता है, तो इसीलिए इस कैटेगरी में नहीं रखा गया। ठीक है, तो पाश्चर जी जो थे उनके अनुसार क्या है ये वायरस? एक लैटिन भाषा। ये पाश्चर जी ने कहा कि एक लैटिन भाषा का अर्थ क्या? जहर है, यानी कि इसको तरल विष यानी कि विनाम नाम दिया इन्होंने। पाश्चर जी ने विषाणु को क्या नाम दिया? तरल विष, और विनाम यानी कि जहर नाम दिया। अभी बात करते हैं इवानोवस्की। यहाँ से क्वेश्चन आता है, मतलब सबसे क्वेश्चन आता है यहाँ से। इवानोवस्की जो थे उन्होंने क्या देखा कि 1892 में, ठीक है, जिन्हें क्या किया कि जो रोगजनक था वायरस पहले से, उसमें से उसका तरल को निकाला और टीएमबी में देखा। क्या देखा कि ये क्या है? ये वायरस है। तो इन्होंने क्या नाम दिया उसका? वायरस। तो इवानोवस्की जी ने वायरस नाम दिया, इवानोवस्की ने क्या नाम दिया? वायरस नाम दिया। ठीक है, और पास्टर जी ने तरल विष कहा, और लैटिन भाषा में। अंडरस्टैंड? इवानोवस्की जी ने क्या कहा? सिंपल सी बात कि जो मतलब इवानोवस्की जी ने टीएमबी में इसको देखा और पहचाना और कहा कि ये क्या है? ये वायरस है। इवानोवस्की जी ने इसका नाम क्या दिया? वायरस। और इन्होंने बताया कि जो वायरस है ना ये बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही छोटे, लाइक जीवाणु से भी छोटे। ये फिल्टर पेपर जो जीवाणु का है ना उससे भी छन जाते हैं, ये इतने छोटे होते हैं। अभी बात करें बेजरेंकिया ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो संक्रमित तंबाकू का जो पौधा है ना उसमें इन्होंने देखा, क्या देखा? स्वस्थ तंबाकू के पौधों को भी संक्रमित करने में सक्षम है। बेजरेंकिया जी ने कहा कि जो वायरस है ना ये जो स्वस्थ तंबाकू का पौधा है उसको भी क्या कर संक्रमित कर दे रहा है ये। तो इन्होंने क्या कहा? ये कंटेजियम वाइम फ्लूइड। बेजरेंकिया जी ने कहा कि इसको नेम दिया क्या इन्होंने? कंटेजियम वाइम फ्लूइड। ठीक है, ये एग्जाम में पूछता ही है। कंटेजियम वाइम फ्लूइड किसने कहा? तो बेजरेंकिया जी ने कहा। बात करें स्टेनले जी ने क्या कहा? स्टेनले ने क्या किया कि ये टीएमबी को क्रिस्टलीकृत किया। किन्होंने? स्टेनले ने। स्टेनले क्रिस्टलीकृत, ऐसा लग रहा है ना जैसे क्रिस्टलीकृत मतलब स्टेनले, इसमें भी ला आ रहा है इसमें भी ला आ रहा है, तो आप याद रखो कि स्टेनले ने क्रिस्टलीकृत किया किसको? टीएमबी को। ओके, बस यही क्वेश्चन पूछता है। हाँ, टीएमबी के बारे में ये सब इंपॉर्टेंट है डैट ये क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है इसमें। ठीक है, और जो आरएनए होता है 5% पार्ट होता है इसका, बाकी सारा पार्ट कौन होता है? कैप्सिड होता है, जो कि प्रोटीन का बना होता है। ये 95% पार्ट कौन होता है? कैप्सिड, मतलब ये प्रोटीन का बना होता है। और इस कैप्सिड के यूनिट को क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर, जो कि 3130 यानी कि 2130 से मिलकर बना होता है। ये इतने सारे कैप्सोमियर बन के एक कैप्सिड बनाते हैं, और कैप्सिड पूरे टीएमबी का 95% है, और आरएनए जो होता है 5% है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड तो होता ही है लेकिन 2 होता है, ये भी याद रखो आप। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, फिगर है, देखो ये आरएनए है ना, ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए तो है ही है, लेकिन इसमें 2 होता है। ये आरएनए मतलब 2 होता है। ठीक है, तो ये पूछेगा कि इसमें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए तो होते हैं लेकिन 2 होते हैं। ठीक है, विषाणुओं के लक्षण क्या है? वृद्धि करते हैं? नहीं करते। गुणन करते हैं? हाँ करते हैं। ये वृद्धि नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ क्या गुणन करते हैं ये। ठीक है, और ये अविकल्पी परजीवी होते हैं,
जैसे कि इन्हें मतलब जीवन को व्यापन करने के लिए इनको सेल्स चाहिए होता है। जब सेल से बाहर रहते हैं तो निर्जीव होते हैं, और जब अंदर रहते हैं तो सजीव होते हैं। जो निर्जीव रहते हैं उनको क्या कहते हैं? वायरियन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्रियोन। और जब अंदर होते हैं उसे वायरस नाम देते हैं। जब शरीर के अंदर आएंगे तो इसे वायरस कहेंगे, अदरवाइज इसे वेरियन कहेंगे। ओके, इम्पॉर्टेंट है। यह अति सूक्ष्म यानी कि बहुत छोटे होते हैं, बस अकोशिकीय हैं ये नॉन सेलुलर यानी कि अकोशिकीय होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। इनमें आरएनए या डीएनए पाया जाता है, दोनों पाया जाता है, मतलब कुछ भी पाया जा सकता है, लेकिन दोनों साथ में नहीं पाए जाएंगे। आरएनए और डीएनए दोनों में से कोई एक पाया जाएगा, ठीक है। इसमें न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित होते हैं। एग्जाम में पूछता है कि डीएनए में क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए, डीएनए, या फिर आरएनए और न्यूक्लिक अम्ल दोनों। आरएनए डीएनए को न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। अतः यह पोषक यानी कि होस्ट सेल के राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में सक्षम होता है। ये क्या करता है? ये प्रोटीन संश्लेषण में का सक्षम होता है। किसके द्वारा? राइबोसोम के द्वारा। जो होस्ट सेल में राइबोसोम के द्वारा क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण कराता है, ठीक है। इसका शेप कैसा होता है? गोलाकार, छड़ाकार और टेट्पोल भी होता है। गोलाकार किसका होता है? HIV का होता है। छड़ाकार देखो ये TMB का स्ट्रक्चर है, छड़ के आकार का दिख रहा है ना ऐसे करके, हाँ। और ये जीवाणु भोजी यानी कि टेट्पोल, ये क्या है? टेट्पोल लाइक होता है किसका? जीवाणु भोजी का स्ट्रक्चर। ये देखो इसमें न्यूक्लिक एसिड होता है, ये इसका शीर्ष है, कॉलर है, ये अच्छद है, और ये पूछ तंतु होता है, ठीक है। ये कॉलर है, ये शीर्ष है, ये न्यूक्लिक एसिड इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। ये बैक्टीरिया फेज होता है, ये किसी बैक्टीरिया के ऊपर बैठता है और फिर उसमें जो अपना न्यूक्लिक मटेरियल जो ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर है क्या, इसमें रासायनिक संगठन क्या होता है? किसमें? वायरस में न्यूक्लिक अम्ल होता है और प्रोटीन होता है। एग्जाम में पूछेगा कि न्यूक्लिक अम्ल होता है मतलब डीएनए होता है, फिर आरएनए होता है, फिर प्रोटीन होता है, फिर दोनों होता है। तो आप क्या बताओगे? दोनों होता है रासायनिक संगठन। किसमें? वायरस में। कौन कौन से वायरस में क्या कौन सा न्यूक्लिक एसिड होता है यहाँ पर बताया गया है। तो TMB याद रखो आप, TMB में मैंने बताया अभी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, बट 2 होता है। कितने होता है? 2 सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। अब यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट नहीं बन रहा है तो छोड़ो उसको। हाँ, एडिनो वायरस में देखो एडिनो ऐसे टी आ रहा है तो मतलब डबल स्ट्रैंड DNA रखेंगे याद। एडिनो मतलब डबल स्ट्रैंड DNA याद रखेंगे, ठीक है। अभी ये याद रखो रियो, रियो में क्या? और रेट्रो, दोनों एक साथ। जैसे रेट्रो और रियो, रियो में क्या आ रहा है? देखो रेट्रो में T आ रहा है तो यहाँ याद रखेंगे T आ रहा है, मतलब ये R है, यहाँ भी R है, मतलब इसमें RNA है कन्फर्म। बट इसमें रेट्रो है, इसमें रियो है, तो उल्टा याद रखेंगे। जिसमें T आ रहा है उसमें सिंगल स्ट्रैंड RNA है, और जिसमें T नहीं आ रहा है उसमें क्या? डबल स्ट्रैंड RNA है। तो रियो में डबल स्ट्रैंड RNA और रेट्रो में सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है, ठीक है। बात करें अभी हम जीवाणु भोजी यानी कि बैक्टीरिया फेज है ये। तो T2 T1 बैक्टीरिया फेज और लैम्डा बैक्टीरिया फेज, इन दोनों में डबल क्या होता है? DNA होता है। दोनों जो बैक्टीरिया फेज है उसमें क्या होता है? DNA होता है और भी डबल स्ट्रैंड। बट एक्सेप्शन याद रखेंगे क्या हम लोग? 5×174 जो होता है बैक्टीरिया फेज, उसमें सिंगल स्ट्रैंड DNA होता है। क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड DNA होता है। अंडरस्टैंड? इसमें जो प्रोटीन का खोल होता है, जो कैप्सिड होता है, वो कैसा होता है? विषाणु का जो प्रोटीन होता है ना, वो खोल कैप्सिड कहलाता है। क्या कहलाता है? कैप्सिड। और कैप्सिड किससे मिलके बने होते हैं? कैप्सोमियर से। यहाँ क्या लिखा है? कैप्सोमियर से मिलके कैप्सिड बने होते हैं। अभी कितने कैप्सोमियर? 31-30 कैप्सोमियर से मिलके क्या बने होते हैं? कैप्सिड बने होते हैं। किसके? वायरस के। बात करें हम वायरॉइड, तुम्हारा अगला टॉपिक है क्या? वायरॉइड एंड प्रियन। मतलब आप यूँ ही समझ लो ना कि ये एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, चाहे वो बोर्ड का हो या फिर नीट का हो, दोनों का ही। बात करते हैं वायरॉइड का। तो वायरॉइड क्या है? एक मुक्त संक्रमक RNA होता है। कौन सा? सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है इसमें भी, ठीक है। और इसका खोज किसने किया? डाइनर ने। यहाँ से आता है क्वेश्चन, किसने किया खोज? डाइनर ने किया। किसका खोज? वायरॉइड का खोज किसने किया? डाइनर ने किया। और विषाणुओं से भी सूक्ष्म होते हैं ये, वायरस है ना उससे भी छोटे होते हैं ये, एक नए संक्रमणकारी होते हैं ये, एक नए टाइप्स के संक्रमण होते हैं जो ये डिजीज़ कॉज करते हैं। किस में? पोटैटो में, ठीक है। पोटैटो में डिजीज़ कैसे कॉज करते हैं?
मतलब उसमें जो डिजीज़ होता है स्पाइनल ट्यूबर नामक रोग होता है, किसमें? पोटैटो में, तथा वायरॉइड नाम दिया जाता है। ये पूछता है एग्जाम में कि जो वायरॉइड डिजीज़ होता है ना, जो वायरॉइड है ये स्पिंडल ट्यूमर डिजीज़ किस में कॉज करता है? तो पोटैटो में कॉज करता है। ओके, और वायरॉइड में प्रोटीन आवरण का अभाव होता है। तो क्या होता है वायरॉइड में? इसमें सिर्फ और सिर्फ आरएनए होता है, यानी कि न्यूक्लिक मटेरियल होते हैं, ना कि इसमें प्रोटीन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक मटेरियल लाइक आरएनए होता है। ठीक है, और इनका आणविक भार बहुत ही कम होता है। बताया ना अभी यहाँ पे सरों से भी क्या छोटे होते हैं, मतलब इनका आणविक भार सबसे कम होता है। अब देखो प्रियोन, प्रियोन से याद रखो, प्रियोन मतलब प्रोटीन। प्रियोन में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। और वायरॉइड में प्रोटीन नहीं पाया जाता, सिर्फ न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। ये न्यूरोलॉजिकल बीमारियां उत्पन्न करता है, मतलब हमारे तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड है। ये जानवरों में ज़्यादा कॉज करता है डिजीज़। ये कौन? प्रियोन। ये न्यूरोलॉजिकल बीमारियां कॉज करता है, और इन कारकों का आकार जो होता है ना, वायरस के आकार के समान होता है। वायरॉइड छोटे होते हैं बट प्रियोन बड़े होते हैं, सॉरी बड़े नहीं होते हैं, उनके समान ही होते हैं। और खोज किसने किया? प्रूसिनर ने किया खोज। पी से प्रियोन, पी से प्रोटीन एंड पी से प्रूसिनर। तीनों याद हो गया। बीमारियाँ क्या करता है? मेड काउ डिजीज़, ये तंत्रिका तंत्र ऐसे डिजीज़ कॉज करता है ये, और जानवरों में जैसे कि मेड काउ डिजीज़, काउ में डिजीज़ है ये डिजीज़ कॉज करता है। ओके, ये सब भी ये डिजीज़ पूछता है। कुरु डिजीज़ कौन कॉज करता है? प्रियोन। ओके, जैकब डिजीज़, प्रियोन, ये डिजीज़ है मोस्ट जो पूछता है एग्जाम में, जैकब और कुरु डिजीज़ एंड मैड काउ डिजीज़। ठीक है, लाइकेन के बारे में तो मैंने बता दिया आपको। लाइकेन क्या है? ये सजीवी संबंध है किसके किसके बीच की? कवक के बीच की और शैवाल के बीच की। ठीक है, तो और ये इम्पोर्टेंट बात है लाइकेन के बारे में कि प्रदूषक सूचक होता है। जहाँ पर दूषित रहता है ना एरिया, प्रदूषण ज़्यादा रहता है ना, वहाँ पे लाइकेन नहीं होता है। जैसे कि शहरों इलाकों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा दूषित रहता है, वहाँ पे लाइकेन होता ही नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पे लाइकेन है समझ जाओ कि वो दूषित इलाका नहीं है, यानी कि वो बहुत ही अच्छा इलाका है। और जहाँ पर लाइकेन है वो मतलब जहाँ पे लाइकेन है वो अच्छा इलाका है, दूषित नहीं है। और जहाँ पे लाइकेन नहीं है वो प्रदूषित इलाका है। ठीक है, सो बस इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। सो क्लैपिंग फॉर अस। तो कैसा लगा वीडियो आपको? प्लीज़ आप बताइएगा कमेंट में, और अच्छा लगता है आप कमेंट करते हैं तो। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिएगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अपना हेल्थ का ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है, ओके, बाय।